सभी का भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी जी ने जन सुनवाई की और अनेक जो समस्याएं विभिन्न विषयों पर लेकर, तो अभी जितने भी लोग आए उनकी बात को भी सुना है। इसलिए आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थी हम आपसे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। छोटे भाई राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आदरणीय MP साहब और हम सब आदरणीय अध्यक्ष जी, दिलाता हूँ राजस्थान की कुछ जरूर समस्याएं हैं, देश की जरूर समस्याएं हैं, उस पर आप प्रकाश डालेंगे। आपसे आग्रह है कि आप माननीय मंत्री को बीमारी का भी हो सकता है, आजकल डेंगू भी चल रहा है, थोड़ा सा आप उस पर भी ख्याल दें, ध्यान दें। और क्योंकि आप काबीना मंत्री हैं और हमारी बात को नहीं पा रहे कहीं, इसलिए मेरा आग्रह आपसे यह है कि छोटे छोटे लघु उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार देने पर लगाएं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कम से कम 30,000 लोगों को काम पे लगाए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनवाए हैं, गुडली में भी है, सनवार में भी है, आमले में भी चल रहा है। ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं। आज जवान को काम की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता क्योंकि आपका अमूल्य समय है और आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जनजाति विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और हमारे सर जिला के अध्यक्ष साहब आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली और हमारे देहात जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब और हमारे वरिष्ठ आदरणीय शांतिलाल जी चपलोद साहब और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब और हमारे सब पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, आज जो बाबूलाल जी ने जो जन सुनवाई की है उसमें जो भी समस्या आई है उसका समाधान भी जल्द होगा और जो भी समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में उसका समाधान भी हमारे माननीय मंत्री मोदी जी करेंगे। और जो जिला परिषद के माध्यम से भी हमारा भी यही विकास का एक मुद्दा है कि हम कैसे जो हमारे माननीय जो मोदी जी है जो चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर हम जहाँ पर जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जय भारत जय। उपस्थित माननीय मंत्री महोदय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, दोनों जिलाध्यक्ष जी माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी साहब, माननीय रविंद्र जी श्रीवाली साहब, माननीय शांतिलाल जी चपलोद साहब, जिला प्रमुख जी और आप सभी पधारे हुए पत्रकार। आज माननीय मंत्री महोदय ने जो जन सुनवाई की वो लगभग वैसा ही है जैसा कि कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास जाता है। जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समझना और निराकरण के लिए प्रशासन तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संवेदना है, ये भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में माननीय भजन लाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के डबल इंजन की सरकार में है। आप देखेंगे पिछले दिनों जो बजट आया वो मेवाड़ के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ सौगात लेकर आए। वे विषय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। DMFT के जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह जन सुनवाई का, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो शुरुआत की है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी का फीडबैक, आप सभी के आइडियाज प्रेस के माध्यम से जो सूचना मिलती है उन पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दों को आगे बढ़ाएं। एक अखबार में खबर छपी कि उदयपुर से पिंडवाड़ा के बीच में ब्लैक स्पोर्ट्स है, और उस विषय को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो प्रेस को और आप सभी को बधाई देता हूँ कि उस विषय को जब हम लोगों ने केंद्र में माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ चर्चा की तो उसमें 6 ब्लैक स्पॉट करेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट अभी अलॉट हुआ है। वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपके विषय भी, आपने जो भी विषय उठाया उसकी तरफ भी ध्यान है माननीय मंत्री महोदय को, और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि कैसे सकारात्मक भाव से एक परम वैभव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सभी मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे देश में चौथा स्तंभ है और जिस पर सबका भरोसा होता है। अगर हम लोग जिस बात को नीचे तक नहीं देख पाते हैं, ना हमको पता लगता, तब तक आप पता लगा लेते हैं। ऐसे पत्रकारों के साथ मेरी लंबे समय से इच्छा थी, अब एक प्रेस के बंधुओं के साथ में बैठें, उनसे गपशप करें, बातचीत करें, भोजन करें, ऐसी इच्छा थी। तो इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
हमारे दोनों ही जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्र जी, आदरणीय रवि जी, हमारे प्रमुख साहब बहन ममता जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय नरू जी, और हमारे सबके वरिष्ठ जनसंघ की स्थापना की तब से लगा करके और निरंतर संघर्ष करने वाले हैं। नारा भी लगाना और जय भी बोलना, यही होता था वैसे उस समय। अब उस समय की परिस्थिति क्या हो, उस संकट के बीच में, परिस्थितियों के बीच में काम करने वाले हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी हैं जैसे सामूहिक जी, आप सब मीडिया के भाइयों बहनों, और हमारे पीछे भी बैठे आज, क्योंकि हमारे नेता आगे बैठते हैं, मीडिया वाले पीछे होते हैं, लेकिन कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं तो मीडिया को दिखती है और मीडिया नीचे तक पहुंचाता तो उसको सरकारें सुधारने का काम। छोटी छोटी बारीकी से चीजें आप जनता के बीच में लाते हो, इसलिए जनता का भरोसा भी है और सरकार का भी भरोसा है। हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका अपना अपना काम होता है, लेकिन आपका काम समग्र रूप से है और सब लोग आपसे डरते भी हैं। डरते हैं यार मीडिया वाले हमारी बात कोई छाप नहीं थे, इसलिए आपसे थोड़ा संबंध भी मधुर रखते हैं। कई बार स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हम सब के लिए जो हमारी प्रामाणिकता है उसके लिए भी आवश्यक है। आज हमारे देश में बहुत से मीडिया है जिन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, अन्य प्रतिष्ठित लोगों का भरोसा होता है कि ये हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छी खबरें छापते हैं, निष्पक्ष हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, गाँव का हूँ, सीधा हूँ, तो कई लोगों से मेरे संबंध नहीं है। तो मीडिया वाले देखते हो कि यार मंत्री जी कोई पढ़ी नहीं है, तो कभी हमको जानते भी नहीं है, न बातचीत करते हैं। तो कई बार आपके मन में भी आता है हमारे मंत्री हैं और हमको न तो जानते हैं न हमसे बात करते हैं, तो कई बार देखते हैं अच्छा इनकी कमजोरियाँ क्या पकड़ो, ताकि ऐसे तो पकड़ में आएगा। तो आप भी निकालने का कोशिश करते हो और मैं भी प्रयास करता हूँ कि ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूं, ताकि आपको कम से कम मेरे विषय में कुछ कहने की आपको तकलीफ हो। लेकिन फिर भी मानव स्वभाव हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लगा करके अब तक हमारे संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, पीछे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मैं धीरे बोलता हूँ, मेरा माइक ले लो, माइक पे एक और इनको पूछेगा ना। वो आगे था ना, माइक उधर ले जाओ। हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज आ रही है। हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि मेरा वो मैं छोटा हूँ, उतनी आवाज भी कम है। हाँ। तो हमारा सपना है कि अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसका उदय होना चाहिए। ये उस समय हमने सोचा था। अंत्योदय की कल्पना और किसी देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब अमीर की खाई रहेगी, वो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। उस समय की जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी थी, क्या आवश्यकता पड़ी कि जनसंघ की स्थापना हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो, ये सारी चीजें उस समय सोच समझ कर की होगी। आपने देखा होगा 62 में जनसंघ का प्रतिबंध लगा था, तब उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, कई स्वयंसेवकों को जिंदा जला दिया गया था। और कारण इतना सा था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई।
और हत्या होने के पीछे आरोप ये था कि ये संघ का स्वयंसेवक है और संघ ने इस हत्या कराई, इसके कारण से प्रतिबंधित किया और सभी प्रकार से प्रताड़ित करके जिस संघ को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया नेहरू जी ने, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और संघ का जो काम है वो कभी भी प्रतीकात्मक नहीं सोचता है, भाई इन्होंने मुझे कुछ किया है तो मुझे इसका प्रतिकार करना है या ऐसा करना, ऐसा नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री के मन में जैसा था वैसा किया, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला है, ऐसा संस्कार है, इसलिए देश के लिए सेवा कार्य करता रहता है। उस समय भारत पाकिस्तान का शायद युद्ध था और हमें पाकिस्तान में हवाई जहाज उतारने के लिए हवा पट्टी नहीं थी, हेलीपैड नहीं थे, वहां काम कौन करे। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो संघ के स्वयंसेवकों ने वहां काम और करने के बाद नेहरू जी को लगा कि ये तो लोग अच्छे हैं और अच्छे हैं, तो उन्होंने देश की 26 जनवरी साथ थी, मुझे मोटा मोटा शांति जी को पता होगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में सूचना की कि संघ के स्वयंसेवकों को मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर परेड के लिए बुलाना चाहता हूं। मैं तो उस समय फोन थे, बेसिक फोन जरूर थे, लेकिन वो भी इतने नहीं थे। उस समय के गुरुजी सरसंघ चालक थे, उनको कहा गया तो भाई हाँ व्यवस्था करेंगे और उन्होंने एक ही रात में संघ की पूरी एक कंपनी को तैयार करके और वहां भेजा और जिस प्रकार की परेड हुई तब उनको लगा ये राष्ट्रभक्त हैं, तो कुछ उनको भरोसा हुआ और हम उस समय से देश को सर्वोपरि रख करके काम कर रहे हैं। हमारा देश पहले है, हम देश निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए देश हमारा पहले स्थान पर है, उसके बाद मेरी विचारधारा है, फिर मैं हूं अंतिम पायदान पर। अगर देश पर कोई संकट आएगा तो मैं देश के लिए सबसे पहले काम करूं। आपने देखा होगा आजादी के बाद मेरा विषय लंबा तो नहीं हो रहा, हो रहा ना, थोड़ा कम करना चाहिए मुझे। मूल विषय जो है, हाँ मूल विषय में वो, क्योंकि मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि आप जानते हो, लेकिन कई लोगों को ध्यान में नहीं होगा। इसलिए गोवा का आंदोलन हो, मुक्ति मोर्चा जिसको संघ ने मुक्त कराया था, और उसके बाद में राष्ट्रीय जो हमारे आस्था के केंद्र थे, गौ माता का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, ये हमारे राष्ट्रीय आस्था के केंद्र थे, जिसको लेकर के जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के समय से हमारी उस संविधान में थे, हमारे उसमें थे, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज भी उसी पर थे और उसी के कारण से आपने पहले हम नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर का फैसला भी आया और लोग कहते थे कि राम मंदिर का कोई फैसला किसी प्रकार आएगा तो खून की नदियां बहेगी, पत्थर तक नहीं। और भव्य राम मंदिर बनकर के भी तैयार हुआ, भूमि पूजन भी हो गया। धारा 370 हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा है। धारा 370 हटेगी ये किसी को कल्पना भी नहीं थी, लेकिन आपको और हमको भी पता नहीं होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उस मुक्ति, क्या नाम है, क्या नाम उसकी, नहीं वो मुख्यमंत्री थी ना, महबूबा मुफ्ती,
उनसे समझौता किया तो मीडिया ने सब ने हमें कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता की भूखी है। यही कहा था ना आपने, कई लोगों ने छापा भी था। और पार्टी के लोगों में भी ये था कि यार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समझौता कैसा करे, इतना विरोधी है फिर भी। लेकिन उनकी कल्पना क्या होगी राजनीति। और उसके बाद में कुछ समय सत्ता में रहे, फिर समर्थन वापस लिया। ऐसे कर करके 2-3 बार समर्थन ले करके, और उसमें एक प्रावधान है ये हमको भी पता नहीं था। और उसके बाद में धारा 370 हटाने का जो बिंदु था वो केंद्र के पास चला गया, अन्यथा राज्य की सहमति जरूरी थी। ये हमको पता नहीं इस कोर्ट का, लेकिन उनको पता था। और ये करके, और धारा 370 हटनी थी या वो बिल आना था, तो हम सब देखते हैं कि लोकसभा बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा पास होता है। लेकिन पहला बिल राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जब जाना था तो ये जानकारी सबको नहीं थी। देश के प्रमुख 5-6 लोगों के पास ये जानकारी थी। और जब बीच की छुट्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को प्रशिक्षण के माध्यम से दिल्ली रोका गया। कुछ लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी, अब इन लोगों को रोकना है। उन लोगों को ऐसी जगह रखा गया कि उनका फोन भी नहीं लगेगा। इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस परिवेश में भी काम कर सकती है, इसके लिए। और फिर जब बिल आया तो इधर उधर देखा तो हमारे लोग तो है नहीं, फोन करो तो फोन लगे नहीं। और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से बिल पास हुआ, फिर लोकसभा में गया। हमारे मन में था कि धारा 370 हम हटाएंगे, और हटा दी, कुछ भी नहीं हुआ। हमने देश को एकीकृत किया, जो नेहरू जी के कारण से धारा 370 थी उसको हटा करके आज कश्मीर भारत का अभिन्न समय भी था और अब पूरी तरह से है। और अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे। अब हम राजस्थान में सत्ता में आए, दिल्ली में भी हमारी सरकार आई, और हमने जनता जनार्दन से वादे किए थे। चुनाव से पहले हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कहने से ज्यादा भी करते हैं। आपने देखा होगा, हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जो गैस का सिलेंडर दिया है उसके दाम हम कम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 450 रुपए करके निर्णय करके उनको मदद करने का काम किया। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे। 6,000 तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 6,000 हम दे करके इसको दुगना करेंगे, 12,000 करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि आपने तो 2,000 ही बढ़ाया, दुगना तो किया नहीं। हमने ये तो नहीं किया कि एक साथ ही हम दुगना कर देंगे। हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में करके जो कहा है उसको पूरा करेंगे। जब हम 5 साल के अंदर जाएंगे तब आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपने 12,000 नहीं किए, 12,000 पूरे करेंगे। अभी आपने हमारा बजट देखा होगा, जिस बजट में ऐसा बजट न पहले कभी आया था और भविष्य में तो आते रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहला बजट है, और बजट देखना। और पहले तो सरकारें क्या करती थी, सत्ता में आती 4 साल तक आराम से मस्ती मारते थे, लोगों पे टैक्स भी लगाना और भी करना, ये सारा काम करते थे। और अंतिम साल, अंतिम वर्ष में वो इतना अच्छा बजट लेके आते, लोग पिछला सारा भूल जाते और वोट दे करके सत्ता में लाए, ऐसा वो करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों की खेती नहीं करती, न की है न करती है। पहले साल ही
सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया, कांग्रेस भी दबी जीबान से कहने लगे कि ऐसा बजट कभी आया नहीं है। और विधानसभा में भी आपने देखा होगा कांग्रेस के पुराने लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की। अब विरोध करना है, विरोध में इसलिए विरोध तो करना है, लेकिन खुलकर कई मान्य सदस्य विधायकों ने बजट पर बोलते समय उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बजट है, ये हमारी उपलब्धि है। आपने मेवाड़ को लेकर के देखा होगा, महाराणा प्रताप सर्किट बना करके यहाँ के जो हमारे देवस्थान है उनको विकसित करने का काम हाथ में लिया, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है। और हम लोग बहुत समय से कहते थे कि भाई, मैं पिछली बार भी विधानसभा में मैंने उठाया था, चारोल में कमलनाथ वहां के लोगों का आस्था केंद्र है। और आपको पता होगा सबको, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वहां पर सबसे पहले होली कमलनाथ जलेगी, उसके बाद वो जलने के बाद में, देखने के बाद में पूरे एरिया के लोग होली जलाएंगे, इससे पहले नहीं जलाएंगे, ऐसी। और वहां पे रावण ने तपस्या की, ऐसा बताया। और 10 माथों का जो उनको आशीर्वाद मिला था वो वही मिला था। महाराणा प्रताप ने भी अज्ञातवास वहां काटा है। ऐसे स्थान को मैंने कहा भाई आप पर्यटक में लो, लेकिन उस समय के शिक्षा मंत्री, आज के इनके प्रदेश अध्यक्ष ने मेरा जो स्थगन था, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम उसका विकास करेंगे, लेकिन वो आश्वासन भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने कहा उससे ज्यादा करके भी हमको मदद करने का काम किया, उसको पर्यटन में ले लिया। अब उसका अच्छा विकास हम करेंगे। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बांसिया चरपोटा, उसके नाम से बांसवाड़ा बना है। और उन महापुरुषों को कभी इतिहास में लाने का किसी ने काम ही नहीं किया, उसको कोई जानता भी नहीं था। अभी जब मेरी रिप्लाई थी, आपने सुनी होगी, मेरी रिप्लाई में मैंने कहा कौन था बांसिया चरपोटा बताओ, उनको पता ही नहीं है। मैंने एक एक चीज बताई, ये था, यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, ये घटना हुई, सारी घटना इनको बताई। तो बोला कि आपके पास कहां से आई? हम जानते हैं इसलिए इनको इतिहास पुरुष मानते हैं। डूंगर बरांडा को मैंने पूछा भाई डूंगर बरांडा का इतिहास क्या बताओ, तो कुछ नहीं बताएगा। एक एक चीज मैंने बता कहा कि ये है डूंगर बरांडा। उन महापुरुषों की छतरी लगाने के लिए, उनको विकसित करके समाज के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कालीबाई का इतिहास आप सब लोग जानते होंगे। नानाभाई खाट अध्यापक थे और बच्चे पढ़ाते थे, तो अंग्रेजों के लिए बातें करते थे कि ये हमको गुलाम बना के रखा है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। तो अंग्रेजों को पता लगा हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो उनके पुलिस गई, उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किया तो आप देखेंगे उसको रस्सी से बांध करके गाड़ी से खींच करके ले जा रहे थे। कितनी पीड़ा हुई, क्या पीड़ा हुई होगी। जब कालीबाई 12, 13, 14 साल की बच्ची घास की गठरी बांध के आ रही है, दराती अपनी कमर में है। हमारे आदिवासी में आज भी दराती होते हैं, घास काटने तो पीछे लटकाते हैं। और उसने देखा कि गुरुजी को खींच के ले जा रहे हैं, उसने आपने देखा उसको दराती निकाली और रस्सी काट दी, और उसी अंग्रेजों ने उनको फायरिंग किया, वहीं गोली से वो मर गई। उनके लिए कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कालीबाई तो करते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कालीबाई के नाम से आदिवासियों का इतिहास रहे, इसके लिए हम उदयपुर में आदिवासी कल्चर जिंदा रहे, उसके लिए एक वो हम बना रहे हैं। तो एक एक चीज करके हम हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था बिजली, तो पहुंचा दी।
नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएगी, सड़क पहुंचा दी अटल जी ने। पानी की समस्या हमारे आज 77 साल आजादी के बाद में भी हमारे पास में सबसे ज्यादा रिपोर्ट आती है तो क्या आती है? सब पीने का पानी नहीं है। इतने वर्षों की आजादी के बाद में भी हम गांव के आदमी को, जो हमारा मतदाता है, देश का मालिक है, उसको शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के आदमी को भी नल से घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पहुंचाओ, योजना बना दी जल जीवन मिशन, और बना करके काम चालू है। योजना तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उस समय की सरकारों के मन में जैसी कल्पना होती थी, शकल देख करके तिलक निकलना उनकी परंपरा है, ऐसा करते थे। केंद्र ने पैसा दे दिया, पैसा लेके बैठे रहे, और जहां काम शुरू किया वहां पर भी घटिया काम किया, घटिया पाइपलाइन करी। क्यों भैया? इसमें भी तेरा मेरा कर रहे हो क्या? पैसा केंद्र का है, आधा पैसा तुम्हारा है, और घटिया काम करने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में उनकी जांचें हुई, छापे पड़े, आप सबको पता है, आप मीडिया ने छापा है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। करोड़ों रुपए उनके वहां से निकले। ये है एक स्वच्छ राजनीति। क्योंकि एक तो मेरा क्या ये सोचता है, एक सोचता है नहीं उनके लिए मुझे मदद करनी है तो उनके लिए काम करनी है। और अब हमारी प्राथमिकता है जितना जल्दी हो सके उतना हम उनके घर तक, गरीब के घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पिलाने का काम करें। अब इसमें रहेगा, क्योंकि सड़क है तो खड्डे भी होंगे, और फिर सड़क नहीं दिखेगी, लोगों को खड्डा ही दिखेगा। अब जल जीवन मिशन में पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस समय ये भी आएगा कि साहब समय पे पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। कई प्रकार की चीजें, तो कुछ लोगों को कमियां ढूंढनी है तो ढूंढेंगे, लेकिन हमारे मन में जैसी कल्पना है वैसा निश्चित रूप से करके उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। आपने हमने कभी सोचा नहीं होगा, कोरोना काल आया था और ये ऐसी बीमारी थी कि हम देश का निर्माण करने के लिए चले हैं, देश को आगे बढ़ाने चले हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 के बाद में दुनिया में देश की जो साख बनी है, जो पहचान बनी है, वो आपसे कोई छिपी नहीं है। दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। और अब प्रधानमंत्री जी ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आए देश को, और 2027 से और 30 तक ये देश हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी भैया। और मोदी जी का सपना है जब 47 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तब भारत दुनिया का 1 नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में होगी। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना। एक 2 कड़ी को मैं बहुत कड़वा सब बोल रहा हूँ, और बोलता हूँ, मैं सार्वजनिक जगह भी बोलता हूँ। 2 कौड़ी का व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो दिखता है, और 5 साल के बाद में उसका परिवर्तन भी नजर आता है। भाइयों बहनों, राजनीति में शुचिता आवे, ईमानदारी आए, ये हम सब लोगों का प्रयास है। इसलिए आप सब लोगों को आज हमने निमंत्रण दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने। हम सब लोग अब आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी होगा, भोजन भी करेंगे। आप लोग हमारी जो कमियां आपको नजर आए उनको आप सामने लाने का काम करें, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। पता है हम इतना काम करते तो कहीं न कहीं कमियां रहती है, ऐसा नहीं है कि हम सारा ही अच्छा करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको कहने का अवसर कम से कम दें, कम तकलीफ दें, इतना हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग आए,
इसलिए आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। कि ये बीजेपी को शामिल होंगे या लेंगे, इस पर आप क्या बताएं? देखिए, न तो अभी इसी प्रकार कोई प्रस्ताव आया है और न इस प्रकार की कोई चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो वैसा संस्कार चाहिएगा, वैसा संस्कार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। अग्रवाल साहब ने कहा था कि वो जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसका क्या संदेश है? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के निर्णय होते हैं। कभी आदमी का हृदय परिवर्तन होता है और वैसा बन करके काम करना चाहता हूँ तो है स्वागत। ऐसा जाड़ौल से इलाके से आते हुए ये वो इलाका है जहाँ पे अभी भी बुनियादी जो सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, वो नहीं पहुँची। और ये जो कार्यकाल आपका रहेगा, क्योंकि आप उसी एरिया से मंत्री है, टीडी मंत्री है, क्या रोड मैप आपने तैयार किया है कि लोगों को बुनियादी सुविधा तो कम से कम अब घरों तक पहुँच जाए, लोग पलायन न करें रोजगार के लिए? देखिए, निश्चित रूप से सही है कि सड़क, बिजली, पानी कुछ जगह आज भी नहीं पहुंची। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कानून के कारण हमारे क्षेत्र में 250 तक के गांव, आबादी के गांव थे, उनको सड़क से जोड़ दिया गया। जो गांव बचे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट के कानून के कारण आज भी वहाँ पर सड़क नहीं गई है, बिजली नहीं गई है, जिसके कारण से हमारे बीच में फॉरेस्ट जोड़ा है। जो सामान्य फॉरेस्ट है उसमें तो अभी हमने कलेक्टर और डीएफओ और ये सारे लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। जो भूमि उनकी है उस भूमि को हम अलग दे करके और फिर वो भूमि वापस हमें इसमें राजस्व में आ जाएगा और आने के बाद वहाँ पर सड़क की जाएगी, ये जैसा हम करेंगे। और जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर 3 स्तर की कमेटी है। एक तो जो फॉरेस्ट की कमेटी समिति है वो पहले लखनऊ का करती थी, आजकल जयपुर में उनका ऑफिस है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक कमेटी है और एक सुप्रीम कोर्ट है जो पर्यावरण को लेकर के। तो ये तीनों चीज स्टेज से गुजरेगा तब जाकर के वहाँ सहमति मिलेगी। लेकिन हम उसके हमारे माननीय सांसद महोदय जी भी है, वो दिल्ली भी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर भी सड़क पहुँचाने का काम करेंगे। हाईवे का काम अभी तक हुआ है लंबे समय से। देखिए, हाईवे का काम जो है, जिस बात को आप कह रहे हैं, वो सड़क निकल गई। अब उनको ये पता नहीं था, टेक्निकली उस समय देखना चाहिए थे कि ये जो पहाड़ है जो कच्चा है ये गिर सकता है। सड़क बन गई, वो पहाड़ धंसता रहा तो उनको लगा भाई इसको हम अब इसको कैसे करें, तो शायद अंडरपास की वो प्रस्ताव भेजेंगे। आगे वाला वो भी काम चल रहा था तो वो भी पहाड़ ऐसा ही गिर रहा है, तो उसका भी अंडरपास करने के लिए वो सोच रहे हैं, तो ऐसा प्रस्ताव जाता है। मैंने भी हमारे देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, तब मैंने भी प्रस्ताव किया था। और अब हमारे सांसद महोदय जी वहाँ रहेंगे तो इसकी पैरवी करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।